हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सर्दी आ गई है, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ते हैं, आज अपन पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, ठीक है। आज अपना जो बायोलॉजी का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो अपने 12th क्लास के अंदर भी है और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी है, फर्स्ट ईयर वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये बात है ना, फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं अपन तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हो रहा है प्रकाश का संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है। एक बात बताओ, सूर्य से ऊर्जा आती है, ठीक है, मतलब सूर्य से क्या आता है, प्रकाश आता है, ठीक है। अब वो जो प्रकाश है वो पहले पादप लेते हैं, वो भोजन बनाते हैं, फल बनाते हैं, फिर अपन लेते हैं उस प्रकार, उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, उसको प्राणी ग्रहण करता है, ठीक है। लेकिन पादपों को तो भोजन बनाना पड़ता है ना, ठीक है। अपन तो पादपों को भोजन बना के दे के नहीं आते, वही भोजन बनाते हैं और अपन को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात होगी कि प्रकाश का संश्लेषण होगा यहाँ पे। अब ये सब किसके अंदर होगा, पादपों के अंदर होगा। मैं तो करती नहीं प्रकाश का संश्लेषण और मैं तो भोजन बनाती नहीं, ठीक है। पादपों के अंदर होगा। पादपों के अंदर कहाँ होता है, पत्तियों में होता है ये, ठीक है, पत्तियों के अंदर होता है। लेकिन जब अपन टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं तो टेरिडोफाइटा के अंदर ये बताया गया है कि वहाँ पे पत्तियां एब्सेंट होती हैं या फिर मतलब क्या होती है, पूर्ण विकसित नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, तना भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो कोई ये जरूरी नहीं है कि पत्तियां ही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करें, तना भी प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या कहते हैं वैज्ञानिक कि प्रकाश जो संश्लेषण है वो क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि इसके अंदर भी क्या है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया है, क्यों है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। मैं इसको बिठा रही हूँ। रासायनिक अभिक्रिया ये ऐसे है, देखिएगा कि सूर्य का प्रकाश आता है, ठीक है, प्लांट के पास क्या होता है, CO2 होती है और क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। और क्या होता है, पर्णहरित होता है उसमें उपस्थित, जिसके बारे में अपन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। पर्णहरित उपस्थित होता है जिससे वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज और सुक्रोज का निर्माण करता है और ऑक्सीजन क्या करता है, रिलीज करता है। जैसे कि देखना 6 CO2 होता है और वाटर के 12 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसके प्रेजेंट में, प्रकाश, अल्ट्रावायलेट है ना, और पर्णहरित, प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में किसका निर्माण कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, और यहाँ पे क्या निकलता है, 6 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और किसके मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं 6। तो ये क्या है, एक तरीके से रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों है रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे CO2 और वाटर क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे जो CO2 है ना, उसका तो होता है अपचयन और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या बोल रही हूँ मैं, CO2 जो होता है उसका तो होता है ऑक्सीकरण, अपचयन, और वाटर का क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब देखो एक चीज बताती हूँ, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कि रसायन पढ़ते हैं, तो उसके अंदर एक जो अभी बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था कि कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है। क्या आया था, कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, कैनिजारो अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। मैं इसी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री में नहीं जा रही, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं, कैनिजारो अभिक्रिया होती है, उसमें क्या होता है, एल्डिहाइड होता है ना, तो एल्डिहाइड होता है ना अपने पास, एल्डिहाइड, उसका एक बार तो क्या कर देते हैं, अपचयन, और एक बार क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है।
मैंने क्या बोला कि जो कैनिज़ारो अभिक्रिया है उसके अंदर एक बार तो एल्डिहाइड का अपचयन और एक बार ऑक्सीकरण कर देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल और एसिड प्राप्त होता है। तो जहाँ पे ना, सीधी से मेरा बात समझाने का मतलब ये था कि जहाँ पे अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसको अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण ही क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। बस मेरा एल्डोल वगैरह समझाने का मतलब भी यहाँ पे यही था कि जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो वो क्या कहलाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये रिएक्शन है, नहीं दिख रही है कोई बात नहीं। 6 CO2 के मॉलिक्यूल हैं और 12 H2O के मॉलिक्यूल है। प्रकाश और पर्णहरित की प्रेजेंट में ये क्या करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन वाटर रिलीज करते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब देखिएगा बात आगे अपन क्या करते हैं कि जो पादप होते हैं ना, पादप में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। पादप के अंदर प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसे अपन क्या करते हैं, वर्णक, प्रकाश संश्लेषण वर्णक। प्रकाश संश्लेषण वर्णक कहते हैं। अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण वर्णक है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं अपने पास, ठीक है। 3 प्रकार के कौन कौन से, फर्स्ट तो सबको पता होगा कौन सा, क्लोरोफिल। नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, क्लोरोफिल होगा। सेकंड कौन सा होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड। सेकंड कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं और थर्ड होता है फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स। अब देखिएगा इनको भी बांटा गया है अलग अलग। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है, हरे के लिए अपन जाना जाता है कि क्लोरोफिल होता है जो सभी हरे पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये भी 7 प्रकार का होता है, 7 प्रकार का जो होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, और होता है बैक्टीरियो, सॉरी देखो फर्स्ट सेकंड, ठीक है। फिर 6 होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और 7 होता है बैक्टीरियो विरिडी, ठीक है। मैंने क्या बोला कि जो क्लोरोफिल है, यानी कि जो अपने पास क्लोरोफिल है वो 7 टाइप्स होते हैं। कौन सा था, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो विरिडीन और बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब बात समझो, यहाँ पे जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो क्या होता है, सार्वत्रिक विलायक नहीं होता है, सार्वत्रिक विलायक होता है क्लोरोफिल बी, ठीक है। क्लोरोफिल जो ए होता है ना, वो सभी हरे पादपों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सभी हरे पादपों के अंदर जो पाया जाता है वो होता है क्लोरोफिल ए। और जो क्लोरोफिल बी होता है ना, वो शैवालों के अंदर, इनमें पाया जाता है। ये सार्वत्रिक विलायक होता है, यानी कि ये सबके साथ मिल जाता है, ठीक है। वो होता है क्लोरोफिल बी, यानी कि विलायक होता है ये सार्वत्रिक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इनके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा है अपनी बुक में, तो कोई पढ़ना जरूरी भी नहीं है, इतना ही बहुत है, पढ़ ले तो, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, ठीक है, कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं। पहली बात तो कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं। कैरोटीनॉइड पहली बात तो मैं बता दूं 2 प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और सेकंड होता है ज़ैंथोफिल, ठीक है। अब मेरी एक चीज सुन लो ध्यान से। जब प्रकाश संश्लेषण, जब प्रकाश आता है तो जिनको हरित लवक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो कहाँ पे चला जाता है,
कैरोटिनॉइड्स के पास चला जाता है। जिस प्रकाश को हरित लवक एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है वो कैरोटिनॉइड्स एब्जॉर्ब करते हैं। इसकी खोज की थी वैकेन रोडर ने। किसने की थी कैरोटिनॉइड्स की खोज? वैकेन रोडर ने की थी। सन मेरे को याद है नहीं। वैकेन रोडर ने कैरोटिनॉइड्स की खोज की थी। किसके अंदर की थी? गाजर के अंदर की थी। किसके अंदर की थी? गाजर में की थी। इसको यहाँ से कैसे याद करोगे? कैरेट है, गाजर होती है, और वो किसके अंदर की थी? कैरोटिनॉइड्स में की थी। कैरेट की खोज कैरोटिनॉइड्स में। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है सबके? ओके, अब अपन बात करते हैं कि फाइकोबिलियंस दो प्रकार के होते हैं। फाइकोबिलियंस भी दो प्रकार के होते हैं, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। लिख देती हूं मैं, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, और होता है फाइकोसाइनिन। यहाँ पे अपनी बात हो गई। देखिएगा, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ आपको, क्लोरोफिल ए और जो क्लोरोफिल बी है ना, उसकी बहुत लंबी स्ट्रक्चर है। उसके अंदर हेड, टेल वगैरह, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, एक श्रृंखला के रूप में उसकी स्ट्रक्चर है। वो क्या है? लंबी है। अपना ये डायग्राम साफ करना पड़ेगा, इस वजह से उसको अपन बाद में, मैं लास्ट में बता दूंगी आपको। ठीक है, जब ये अपन साफ कर देंगे तो वो किसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी? क्लोरोफिल ए और बी की। वो भी आती है अपने, तो पढ़ेंगे अपन वो भी। ठीक है, बुक में दे रखी है तो सब पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने बताया कि फाइकोबिलियंस हो गए दो प्रकार के, फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन। ये क्या होता है? जो अपने मल्टी कलर के प्लांट्स नहीं होते हैं, जैसे कि बोगनविलिया हो जाते हैं, इनमें अलग अलग कलर की पत्तियां आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, यानी कि ये अलग अलग जो वर्णक होते हैं ना, ये क्या करते हैं? कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? इनके टाइप्स की बात की मैंने, प्रकाश संश्लेषी वर्णक की। अब देखो, अपन पढ़ते हैं पर्णहरित होता है, मैं बोल रही हूँ पर्णहरित होता है, पर्णहरित होता है स्ट्रोमा। ठीक है, हाँ, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे हरित लवक की। हरित लवक की संरचना होती है। ठीक है, हरित लवक होगा, वही प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, होगा पत्तियों के अंदर। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी जो छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वो आगे अपन C3 साइकिल पढ़ेंगे, C4 साइकिल पढ़ेंगे, केल्विन बेंसन चक्र पढ़ेंगे अपन। उनके अंदर यानी कि C3 क्या होती है? डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन होती है। अब अपन को तो पता ही नहीं कि डार्क रिएक्शन कहाँ होती है, नहीं पता ना अपन को, तो वो सब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि कहाँ पे क्या होता है। देखो सबसे पहले मैं बात बताती हूँ आपको, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है? देखिएगा, स्ट्रोमा होता है ना, जो स्ट्रोमा, ये जो प्रोटीन युक्त जो द्रव है ना, ये जो द्रव है, ये क्या है? ये मैट्रिक्स भाग है। मैट्रिक्स यानी कि द्रव्य भाग है, वो कैसा होता है? प्रोटीन युक्त होता है। प्रोटीन युक्त, प्रोटीन युक्त होता है। जो द्रव्य भाग होता है वो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। सबसे बड़ी जो मैं बात बता रही हूँ ना, वो सुन लीजिएगा, क्योंकि आगे भी काम आएगा, कि जो स्ट्रोमा होता है वो प्रकाश पर डिपेंड नहीं करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रोमा को कार्य करने के लिए प्रकाश की नहीं, टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये चीज स्ट्रोमा होगी। अब स्ट्रोमा है, डार्क रिएक्शन है, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में तो हो नहीं रही, तो ये आएगा अपने C3 साइकिल के अंदर। मैं वहां पे जब C3 साइकिल पढ़ाऊंगी ना, तो मैं पूछ लूंगी कि C3 साइकिल में स्ट्रोमा क्या था। ठीक है, स्ट्रोमा की बात समझ में आ गई, मैट्रिक्स भाग होता है। अब बात आती है अपने पास ग्रेना। ठीक है, ग्रेना, ग्रेनम जो होता है वो ग्रेना का बहुवचन होता है। ठीक है, अब ये बहुत सारे हैं तो ग्रेना तो बोलेंगे नहीं, ग्रेनम बोलेंगे। ठीक है, ग्रेनम क्या होता है? देखिएगा, ग्रेनम क्या होता है कि ये जो संरचना होती है वो एक चट्टे के रूप में व्यवस्थित होती है। चट्टे मतलब एक सिक्के के रूप में जो संरचना बनी हुई होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। यहाँ तक बात होगी। और ये जो ग्रेनम है ना, वहीं पे क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, ये कहाँ पे होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है, डार्क रिएक्शन नहीं है। ये जो डार्क रिएक्शन थी ना, अपन C3 पढ़ेंगे, वो ब्लैकमैन ने दी थी। तो ब्लैकमैन ने दी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपन
ब्लैक मैन था इसलिए डार्क मैन बोलेंगे, नहीं, ये डार्क टेम्परेचर के प्रेजेंट में होती है इसलिए डार्क रिएक्शन बोलेंगे C3 को। ठीक है, बात थी अपने ग्रेनम की, कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, ग्रेनम की बात कर रहे थे। ग्रेनम होता है, ये डिपेंड करता है प्रकाश के ऊपर। ठीक है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेनम नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। ये बात हो गई अपने पास किसकी, ग्रेनम की। अब मेरे को यहाँ पे दे रखा है कि थाइलेकोइड्स क्या होते हैं। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, पार्न नामक जो वैज्ञानिक थे, क्वेश्चन दे रखा है कि पार्न के अनुसार क्वांटासोम्स क्या होते हैं। जब अपन को थाइलेकोइड पता होगा ना, तो अपन को ये भी पता होगा कि क्वांटासोम क्या होते हैं। ठीक है, थाइलेकाइड क्या होते हैं, जो ग्रेनम के पास में एक नलिका रूपी जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, थाइलेकोइड कहलाती है। ठीक है, ये थाइलेकोइड कहलाती है। और जो थाइलेकोइड के अंदर कुछ बिंदुवत जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है, क्वांटासोम कहलाती है। आंसर मिल गया आपका आंसर मिल गया क्या, कि क्वांटासोम्स क्या होते हैं। क्वांटासोम्स क्या होते हैं, थाइलेकोइड के अंदर कुछ बिंदुवत जो संरचनाएं होती है वो क्या कहलाती है, थाइलेकोइड्स कहलाती है। ये किसने बताया था, पार्न नामक वैज्ञानिक ने बताया था 1948 में। पता नहीं, कंफर्म नहीं है सन। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है सन याद रखो। ठीक है, क्वांटासोम्स पता चली गया। ठीक है, थाइलेकोइड्स हो गया अपने पास। और ये क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त होता है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हरित लवक की बात हो गई। ठीक है, अब अपन देखो क्या पढ़ते हैं। आज कहीं नहीं जाना, आज बहुत सारा पढ़ना है। बायोलॉजी पढ़नी है बहुत सारी। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ते हैं, प्रकाशिक फॉस्फोलीकरण। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या है, प्रकाशिक फॉस्फोलीकरण। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब प्रकाश आता है, ठीक है, जब प्रकाश आता है और जब वो प्रकाश गिरता है किसी के ऊपर, गिरेना यानी कि हरित लवक पे जो प्रकाश गिरता है आके, तो वो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो क्या होते हैं, उत्तेजित अवस्था में आ जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रही हूँ। मैं से बोल रही हूँ कि जब प्रकाश आता है, प्रकाश किस रूप में आता है ये तो बता दो मेरे को। प्रकाश आता है फोटोन के रूप में। फोटोन क्या होता है, पैकेट्स होते हैं किसके, प्रकाश के, ऊर्जा के पैकेट्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फोटोन कहलाते हैं अपने पास। तो प्रकाश किसके रूप में आता है, फोटोन के रूप में आता है। ठीक है, प्रकाशिक फॉस्फोलीकरण क्या होता है, तो देखो मैंने कहा कि जब प्रकाश आता है तो क्या करता है, विभिन्न ग्राहियों से गुजरता है। और क्या करता है, विभिन्न जो ग्राहियों से गुजरता है ना, वही क्या कहलाता है, और एक एटीपी का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण कर लेता है। तो वो क्या कहलाएगा, प्रकाश का फॉस्फोलीकरण। मैंने क्या बोला, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, कुछ संरचना है। ठीक है, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, पहले यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि प्रकाश आया, फिर वो विभिन्न ग्राहियों से गुजरा, विभिन्न ग्राहियों से गुजरा तो उनके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुए तो वो क्या करेगा, एटीपी से NADPH का निर्माण कर लेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मैंने पहले भी बोला था। एटीपी से NADPH का निर्माण कर लेगा, वो चीज अपन थोड़ी सी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रकाशिक फॉस्फोलीकरण इतना ही होता है कि जो प्रकाश होता है वो जब पर्णहरित पे पड़ता है तो वो प्रकाश विभिन्न ग्राहियों से गुजरता है, उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर एटीपी का निर्माण करते हैं या फिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। वो क्या कहलाता है, प्रकाश का फॉस्फोलीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो प्रकाश का फॉस्फोलीकरण है वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का देखिएगा ये होता है। एक होता है चक्रीय फॉस्फोलीकरण। समझ में आ गई मेरी बात। चक्रीय फॉस्फोलीकरण होता है, सेकंड होता है अचक्रीय। चक्रीय फॉस्फोलीकरण और अचक्रीय फॉस्फोलीकरण क्या होता है, देखो इसको PS फर्स्ट भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, PS फर्स्ट भी बोलते हैं,
पीएस सेकेंड होता है और एक पीएस फर्स्ट होता है। एक और आएगा अपने लाल पतन आएगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। एक चीज और बतानी थी यार मेरे को, आपको क्या बतानी थी, एक मेरे को याद दिलाना, प्रकाशिक और अप्रकाशिक, इन दोनों में अपन डिफरेंस पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। सॉरी मैं भूल गई थी, प्रकाशिक और अप्रकाशिक में अपन डिफरेंस भी पढ़ेंगे, पहले अपन ये कर लें, ठीक है। देखो चक्रीय फॉस्फोरीकरण क्या बोला, मैंने बोला कि क्या होता है, विभिन्न ग्राहियों से गुजरता है, ठीक है। अगर ये विभिन्न ग्राहियों से गुजरकर वापस वहीं पे आ जाता है, एक साइकिल बन जाता है, तो चक्रीय फॉस्फोरीकरण। यानी कि यहाँ पे अपने बुक में दे रखा है कि ये अगर P600 से स्टार्ट होकर वापस P700 पर आ जाता है तो वो चक्रीय फॉस्फोरीकरण कहलाएगा। अरे भाई मैंने कहा कि विभिन्न ग्राहियों से गुजरता है, तो वो विभिन्न ग्राहियों से गुजरकर अब वहीं पे आ जाता है। आप जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहीं से घूम के वहीं आ जाओगे, तो आपने एक राउंड काटा, एक चक्कर काटा ना, तो ये भी चक्रीय फॉस्फोरीकरण हो गया। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अचक्रीय फॉस्फोरीकरण में अपने बुक में दे रखा है कि अगर P680 से स्टार्ट होता है तो P680 पर आकर नहीं रुकता है, जबकि ये क्या करता है, सीधी रेखा में चला जाएगा, सीधी रेखा में जाके NADP का निर्माण कर लेगा। NADP क्या करेगा, दो हाइड्रोजन होंगे ना, दो हाइड्रोजन का अपचयन होगा। अपचयन का मतलब जुड़ना, तो ये क्या बना लेंगे, NADPH और H+ का निर्माण कर लेंगे, H+ का निर्माण कर लेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चक्रीय फॉस्फोरीकरण